हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इन शॉर्ट आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर जो है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो मैग्नेटिज्म चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने अभी इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने देखा था कि वहाँ पर हम लोगों का चार्ज का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट था। तो वैसे ही यहाँ पे अब जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट चलेगा वो एक मैग्नेट का चलेगा, जिसमें हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो टर्म्स हैं वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे, बट ये है कि लॉजिकली अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है सिमिलर दिखाई पड़ेंगी, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था और जो हम लोग अभी पढ़ेंगे इस मैग्नेटिज्म चैप्टर में, ठीक है। तो वही सब चीज़ जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, फील्ड निकालना, इंटेंसिटी निकालना, फोर्स निकालना, टॉर्क निकालना, बर्डन निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, एवरीथिंग, एक्सियल पे निकालना, इक्वेटोरियल पे निकालना, वो सारी चीज़ें, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे भी यूज़ होंगे या फिर निकाले जाएंगे। सो आप लोग वहाँ से भी काफ़ी कुछ रिलेट करके इसको आप माइंड में रिटेन मतलब याद कर सकते हैं। कुछ नया नहीं है, बस अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा हुआ है देन आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो एक तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एक कोई सिंपल सा कोई मैग्नेट होता है, चाहे बार मैग्नेट हो, चाहे हॉर्स शू मैग्नेट हो, चाहे कोई कैसा भी मैग्नेट हो, तो वो आपका एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मतलब अपने आसपास एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है, बनाता है, जहाँ पे कोई दूसरा अगर कोई मेटेलिक या कोई और दूसरा मैग्नेट अगर उस रीजन उस एरिया में लेके आते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या तो वो रिपल्सिव फोर्स होगा या फिर वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में करते थे। तो सिमिलर वे में तो ये बात तो सबको पता है कि एक कोई भी मैग्नेट होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, बट यहाँ पे जो एक न्यू कॉन्सेप्ट जो दिखा हुआ है, जिसके बेसिस पे हम लोग काफ़ी चीज़ें डिराइव करेंगे आगे चल के, वो ये नया कॉन्सेप्ट है कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। तो यहाँ पे एक नया लॉजिक ये दिया है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है या कोई वायर है तो उसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होती है, मतलब उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन बन जाता है किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास, ठीक है। तो इस चीज़ की आज हम यहाँ पे पूरा स्टडी करेंगे कि उस वायर की वजह से क्या फील्ड बनती है, कितनी फील्ड बनती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इस सारी चीज़ों की आज हम स्टडी करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि आपको एक कोई भी करंट कैरिंग जो वायर होता है उसके थ्रू हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब करंट कैरिंग वायर है, मतलब कि उस वायर में या उस कंडक्टर में आपके चार्ज किस में है, मोशन में है। चार्ज मोशन में है तभी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मूविंग चार्जेस जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जो मूविंग चार्जेस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, वेयर जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और जो मूविंग चार्जेस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो है हमने एक कंडक्टर लिया हुआ है, इसमें कोई करंट आई फ्लो कर रही है। तो हमें अगर ये पता करना है कि किसी भी कंडक्टर में जो है मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट फ्लो कर रही है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, तो सिंपल सा है, हम एक मैग्नेटिक नीडल जो कंपास आता है वो हम यूज़ करेंगे, उसके पास में रख देंगे। तो करंट की डायरेक्शन जैसे ऊपर की तरफ अपवर्ड ले ली तो उसके आसपास जो है जो फील्ड रीजन होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, इनसाइड डाउनवर्ड जो भी होगा, तो वो हमारा कंपास के जो नीडल है वो बता देगी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब इसी कंपास को अगर उठा के हम इस वायर के लेफ़्ट हैंड साइड पे रखेंगे तो ये कुछ अलग डिफ्लेक्शन देगा। अब इसी वायर में अगर हम करंट को नीचे की तरफ फ्लो कराते हैं तो क्या होगा, और कंपास को रखते हैं तो कंपास का डायरेक्शन कुछ चेंज हो जाएगा। फिर इसी कंपास उठा के इसी वायर के लेफ़्ट हैंड साइड पे रखेंगे तो कुछ डायरेक्शन कुछ और हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि ये जो कंपास होता है आपका, ये आपको बता देगा
कि मैग्नेटिक फील्ड उसके पास में है या नहीं है। अब जैसे कि अगर हम कोई करंट कैरिंग वायर रखते हैं और यहाँ पे उसके बगल में कोई चार्ज रख देते हैं और चार्ज आपका रेस्ट पे पोजीशन में है, चार्ज आपका रेस्ट में है, तो हम देखते हैं कि इस चार्ज पे कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, ठीक है, वो चार्ज एज इट इज़ रेस्ट पे ही रखा हुआ है। बट जैसे ही अगर हम उसी वायर के थ्रू जिसमें हमारी करंट आई फ्लो कर रही है, अगर इसी वायर के पास में अगर हम कोई मूविंग चार्ज रख देते हैं जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ये तो अपवर्ड या डाउनवर्ड कहीं भी मूव करा सकते हो, तो हम देखते हैं कि वायर जो चार्ज है आपका वो कुछ इसकी तरफ इस पर एक डिफ्लेक्शन शो करेगा जो हमको इस तरफ चार्ज को ले जाएगा, ठीक है। तो मूविंग चार्जेस जो होते हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, बट स्टैटिक चार्जेस जो होते हैं, जो रेस्ट पे होते हैं, वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे हमारा स्टैटिक चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस करता था, F=QE पढ़ा है, और हमारा मूविंग चार्ज भी वहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसका भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे है, हमारे CBSE के सिलेबस में उतना नहीं है, बट उसमें भी ये है कि आपका जो चार्ज होता है वो डिफ्लेक्शन उसमें भी होता है अगर वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से पास करता है। तो कहने का सेंस ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में मूविंग चार्ज हो या एज वेल एज आपका स्टैटिक चार्ज हो, दोनों फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, वेयर एज इन मैग्नेटिक फील्ड ओनली अ मूविंग चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और जो चार्ज आपका रेस्ट में होगा वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ओके, सो करंट कैरिंग वायर इज लाइक अ मैग्नेट। तो जो करंट कैरिंग वायर है वो एक मैग्नेटिक तरफ बिहेव होता है, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी कुछ प्रोड्यूस हो जाती है, तो एज अ मैग्नेट बिहेव होने लगता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में भी आपको मिलेगी जब थोड़ा सा चैप्टर और आगे बढ़ेगा। यूनिट, अब यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होती है, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होती है, या इसी को हम लोग लिखते हैं टेस्ला लिखते हैं, ठीक है। टेस्ला जो है कि जो साइंटिस्ट थे उनके नेम उस पर नाम पे पड़ा हुआ है, या फिर इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। वेबर जो है आपका वो यूनिट है फ्लक्स की, वेबर जो यूनिट है आपकी वो फ्लक्स की है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे आगे, जैसे हम लोग वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे तो यहाँ पे भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स की जो यूनिट है वो आपकी क्या है, वेबर है। ओके, सो अब बात करते हैं कि जो हम लोगों को जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिल रही है उस वायर की वजह से, जो करंट कैरिंग वायर है वो कितनी है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसे निकलेगी, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग करेंगे। तो पहला ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें हम लोग एक बायोट सावर्ट्स लॉ है, तो ये दोनों अलग अलग दोनों साइंटिस्ट थे, बायोट अलग थे, सावर्ट्स अलग एक थे, दोनों ने मिलकर एक लॉ दिया था। उस लॉ के अकॉर्डिंग ये दिया गया था कि कोई भी आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें कोई करंट अगर आई फ्लो कर रही है, तो कोई भी करंट आई अगर फ्लो कर रही है और हमें अगर उस वायर के आइदर या राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में कहीं भी आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उसका उन्होंने एक फॉर्मूला डिड्यूस किया था। तो हमने मान लिया कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो किसी यहाँ पे P पॉइंट पे निकालनी है, और वो जो पॉइंट है वो आपका उस वायर से आपका जो है वो r डिस्टेंस दूरी पे लिया गया है, और जो वो r आपका जो पोजीशन वेक्टर है उसका जो r जो डिस्टेंस है वो, और यहाँ पे एक्चुअली क्या करते हैं कि इस पूरे वायर की वजह से यहाँ पे फील्ड इन्होंने नहीं बताया था। पहला कॉन्सेप्ट, बायोट सावर्ट्स लॉ ने पूरे वायर की वजह से फील्ड वहाँ पर नहीं बताया था, इन्होंने एक छोटे से एलिमेंट की वजह से वहाँ पे फील्ड बताई थी। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे कि किसी एक यूनिट चार्ज की वजह से हम लोग वहाँ पे फील्ड निकालते थे, तो वैसे यहाँ पे एक यूनिट एक करंट एलिमेंट की वजह से हम लोग वहाँ पे फील्ड निकालना बताया गया है। बाकी पूरे वायर की वजह से फील्ड कैसे निकलेगी उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल जो इन्होंने दिया था वो सिर्फ एक यूनिट या करंट एलिमेंट की वजह से दिया था। तो करंट एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि जब कोई जो करंट उसमें पास कर रही है कंडक्टर में वो, और एक छोटा सा एक लेंथ कट कर लेते हैं या मान लेते हैं कि हमने छोटा सा एक लेंथ मान लेते हैं DL अमाउंट की लेंथ, तो IDL हो जाता है, मतलब I.DL। तो वहाँ पे IDL जो है वो आपका करंट एलिमेंट होता है, दोनों मिलके करंट और लेंथ मिलके एक करंट एलिमेंट बनाते हैं। तो उस करंट एलिमेंट और जो हम डिस्टेंस ये पोजीशन वेक्टर जो ले रहे हैं जहाँ पे फील्ड निकालनी, उन दोनों के बीच का एक एंगल हमने यहाँ पे थीटा माना था कि किसी थीटा एंगल पे वो हमने पोजीशन वेक्टर लिया हुआ। हो सकता है कि आपका R परपेंडिकुलर हो सकता है आपका R ऐसे है, मतलब कि ये एंगल पे किस तरह से डिपेंड करेगा वो भी इन्होंने बताया था।
तो यहाँ पे हेयर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डीएल, जो डीएल वेक्टर है, लेंथ ऑफ वायर डीबी, डीएल लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। तो डीबी की जो वैल्यू है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होगी, तो डीबी जो है वो प्रोपोर्शनल है आपका करंट के, जो करंट इसमें फ्लो कर रही है। डीबी आपका जो प्रोपोर्शनल है वो साइन थीटा, मतलब इस एंगल के प्रोपोर्शनल है। अब ये भी क्लियर हो जाएगा कि साइन थीटा ही क्यों लिया गया, ठीक है। उसके बाद आपका डीबी जो है वो आपका प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, जो डिस्टेंस है यहाँ पे इन्वर्स स्क्वायर रूल है यहाँ पे भी। और डीबी जो है प्रोपोर्शनल है आपका डीएल, जो एलिमेंट करंट इसके लेंथ के। तो इन सबको यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया, तो डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r², ये आ गया। और ये जो प्रोपोर्शनल का जो साइन लगा हुआ है, जब ये हटता है तो हमको पता है कि एक इज इक्वल टू का साइन और एक कांस्टेंट का वैल्यू आती है। जो कांस्टेंट यहाँ वैल्यू आई वो μ0/4π आई है, ठीक है। ये एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो, जैसे हम लोग वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या पढ़े थे, 1/4πε0 पढ़े थे। तो यहाँ पे हम लोग जो है μ0/4π पढ़ेंगे। तो वहाँ पे जो ε0 था वो परमिटिविटी था इन फ्री स्पेस, μ0 का मतलब यहाँ पे है परमिएबिलिटी है इन फ्री स्पेस, ठीक है। आइडियल साइन थीटा अपॉन r², तो ये हो गया आपका एक मैग्नीट्यूड हो गया, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो निकालना था हमको। वेयर μ0/4π, जो μ0/4π की जो वैल्यू है वो 10⁻⁷ होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो μ0 है वो परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस का मीडियम का इन दोनों का रिलेशन जो निकाला गया, तो ये μr, जैसे हम लोग वहाँ पे εr इंटू ε0 इज इक्वल टू ε लिखते थे, तो वही सेम चीज़ बस इसको म्यू से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो μr हो गया है, μ0 हो गया है, म्यू हो गया है। इस तरह से हम लोग जो है पॉइंट पी पे जो है वो इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब इसकी बात आती है वेक्टर फॉर्म की, तो इसका भी एक वेक्टर फॉर्म होता है, जैसे हम लोग वहाँ पे भी कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़े थे। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म जो है इसका, वो वेक्टर फॉर्म ये है डी वेक्टर इज इक्वल टू, तो पता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी तो है ही है, तो डी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका μ0/4π आई डी एल क्रॉस आर, ठीक है। आई डी एल क्रॉस आर हो गया। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो डी एल वेक्टर है और जो आर वेक्टर, जो मैंने बताया था आपको, ये आपका ये जो लेंथ है डी एल वेक्टर है ये, और ये आर वेक्टर है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर्स हैं आपके। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है, ठीक है। तो डी एल क्रॉस आर और नीचे आपका आर क्यूब हो गया है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर इस फॉर्मूले को लिखा जाएगा तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। वैसे आपका इसका कोई यूज़ नहीं होता है, आपको जो मैक्सिमम जो यूज़ करना है 90% जो फॉर्मूले आएंगे सबको यहीं पे यूज़ करना है, ऐसा कोई खास यूज़ नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करते हैं, तो हमको जैसे पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या थी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। बट यहाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का देखा जाए होता है कि या तो हम स्क्रू रूल से बता सकते हैं, जैसे हम लोग स्क्रू लगाते हैं किसी चीज़ से, वो स्क्रू है तो उसको घुमाते हैं हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जैसे एक होता है कि अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो स्क्रू आपका अंदर चला जाएगा, जब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आपका स्क्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है, घुमाएंगे तो। या फिर आप राइट हैंड पाम रूल होता है, तो राइट हैंड पाम रूल भी एक बट आपके बुक्स में जो है वो अक्सर स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल मिलेगा, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल बहुत कम ही आपको बुक्स में दिखाई पड़ेगा। फिर उसके बाद है आपका, अगर इनवर्ड डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की तो आपको वहाँ पे क्रॉस दिखेगा, तो कहीं भी अगर क्रॉस साइन दिखे मतलब वो आपका इनवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। और अगर कहीं आउटवर्ड डायरेक्शन है तो वहाँ पर डॉट शो करेगा वहाँ पे, ठीक है, डॉट साइन से। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू आर एंड डी एल, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे इस पॉइंट पे, वो डी एल वेक्टर और आर वेक्टर पे क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। रीज़न बताता हूँ क्यों होगी। जैसे कि डी एल क्रॉस आर वेक्टर है, तो डी एल क्रॉस आर वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड की बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन, तो हमने पढ़ा है कि जब कभी भी किसी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमेशा जो उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आता है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। ये हम लोग वेक्टर्स में क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स को क्रॉस निकालेंगे तो जो डायरेक्शन, जो वैल्यू आएगी वो परपेंडिकुलर होगी इन दोनों वेक्टर्स की। तो जो वैल्यू निकल के किसकी वैल्यू निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है। तो मतलब इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो या तो अप साइड होगी या तो वो इनवर्ड होगी।
तो अगर हम यही बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, तो पहला चीज़ जो हम लोग को यूज़ करना, अगर आप डायरेक्ट बहुत इजी वे में यूज़ करना चाहते हो तो आप राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर सकते हो। तो राइट हैंड पाम रूल में ये होता है कि जैसे आपका जो थंब है, ठीक है, उस थंब को आप जो है करंट वायर के उसमें वायर के उस अलॉन्ग रखेंगे, मतलब करंट के अलॉन्ग रखेंगे डायरेक्शन में, और जो आपका पाम, जो आपकी फिंगर्स हैं जो आपकी, वो उस डायरेक्शन में रखेंगे जिस डायरेक्शन में आपको फील्ड निकालनी है, मतलब कि जिसकी आपको डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास करंट ये हो गया और मैग्नेटिक फील्ड उधर निकालनी है, तो हम कुछ हाथ अपने हैंड को ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो अगर पाम को हिट करेंगे तो पाम का हिटिंग जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कि इस डायरेक्शन, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी वो इनवर्ड निकल के आएगी, ठीक है। अगर कोई बोले कि हमको अगर यही पॉइंट हमारा इस साइड में होता, ये पॉइंट अगर इस साइड में होता तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती, तो कुछ नहीं, तो हम लोगों की जो हम लोग का हैंड है, जो फिंगर्स हैं, उनको मैग्नेटिक फील्ड इधर निकालनी है, तो हम लोग का फिंगर्स इधर हो जाएंगी और करंट ऊर हाई है आपका। अब पाम को अगर हम हिट करेंगे, हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड, मतलब हमारी तरफ आ रहा है हिट करने पे, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में अगर निकालेंगे तो वो आउटवर्ड आएगी, और इस साइड में क्या हो रही है, वो इनवर्ड जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पाम रूल को यूज़ कर सकते हैं। सो अब जैसे अब यहाँ पे हमारे पास इनवर्ड जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग शो कर सकते हैं कि ये आपका क्रॉस है, और इधर हमारा आउटवर्ड आ रही है तो हमारा यहाँ पे डॉट शो कर सकते हैं कि इस साइड में हमारे पास डॉट में है और इस साइड में हमारे पास क्रॉस में है। अब अगर यहीं पे अगर हम स्क्रू रूल को यूज़ करते हैं तो वही बहुत इजी है, जैसे कि DL क्रॉस R लिखा जाता है, तो वो R क्रॉस DL मत लिखना कभी, DL क्रॉस R ही लिखा जाएगा, चाहे वो पॉइंट कहीं भी बना हुआ हो, ठीक है। तो DL क्रॉस R मतलब DL से R की तरफ आएंगे, मतलब DL से R की तरफ घुमाएंगे, तो DL से R की तरफ अगर घूमेंगे, देखो DL से R की तरफ घूम रहे हैं, तो हम लोग कैसे आ रहे हैं, ये क्लॉक वाइज आ रहे हैं हम लोग, है ना, DL R, फिर ऐसे आए, फिर DL फिर R, तो ये हम लोग क्लॉक वाइज घूम रहे हैं। जब क्लॉक वाइज घूमते हैं तो आप स्क्रू पे ध्यान देना, अगर हम स्क्रू को क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा, वो दीवार के जो वॉल के अंदर चला जाएगा, तो अंदर जाएगा मतलब इनवर्ड जा रहा है वो, तो देखो यहाँ पे फील्ड इनवर्ड है देखो इस साइड में, क्लियर। ऐसे अगर हम इसी पॉइंट P को अगर यहाँ लेते, ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे यहाँ बनता R, तब R यहाँ पे बन जाता ना, ऐसे करके यहाँ पे R बनता कुछ, और हमारे पास थीटा एंगल फिर यहाँ बनता, तो हम लोग फिर अब DL क्रॉस R अभी भी करना, तो DL से R हम ऐसे आएंगे, मतलब हम लोग अब DL से R ऐसे आ रहे हैं, मतलब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, देखो, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो स्क्रू होगा आपका, वो घुमाएंगे स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू बाहर की तरफ निकल आएगा दीवार से, तो बाहर तरफ निकलेगा मतलब इस साइड जो फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी। तो स्क्रू रूल से या फिर राइट हैंड पाम रूल, दोनों रूल से आप लोग कर सकते हो। फिर हमारे पास अब है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर। तो अगर हमारे पास अब अगर कोई स्ट्रेट कोई करंट कैरिंग वायर कंडक्टर है, तो उस पूरे वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा देखा कि बायो सावर्ट ने बताया था कि हम किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से, छोटे से कोई पार्ट DL की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो हम निकाल सकते थे। बट अब हम लोग उसी को आगे उसके बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन है बायो सावर्ट लॉ का, तो उसी एप्लीकेशन को हम यूज़ करके उसका हम ये निकालेंगे कि पूरे कंप्लीट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक वायर, ये वायर है हमारे पास, ठीक है, इस वायर में करंट I फ्लो कर रही है, हमें P पॉइंट ये दे रखा है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यहाँ से हमने एक स्ट्रेट कह सकते हैं कंडक्टर से और इस पॉइंट P से जो हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे है आपकी, ठीक है। उसके बाद बायो सावर्ट्स लॉ ने ये कहा था कि हम DL एलिमेंट की वजह से ही हम फील्ड दे पाएंगे, मतलब करंट एलिमेंट की वजह से ही फील्ड मिल पाएगी। बाकी उसके बाद आप इंटीग्रेशन करो, जो मर्ज़ी करो, वो आप उसकी वजह से बाद में कंप्लीट वायर की वजह से फील्ड निकालना। बट फिलहाल बायो सावर्ट लॉ ने कहा था कि करंट एलिमेंट की वजह से ही फील्ड हमको यहाँ पे मिल पाएगी, तो हमको करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो करंट एलिमेंट हमने यहाँ पे छोटा सा करंट एलिमेंट कट कर लिया DL अमाउंट का, ठीक है, तो DL वेक्टर हो गया। अब यहाँ से जो है डायरेक्शन ऑफ जो DL है हमने ये मान ली कि DL वेक्टर हमने यहाँ पे कट कर लिया। अब इस पूरे वायर के थ्रू करंट पास कर रहे हैं, तो करंट एलिमेंट कितना हो जाएगा, IDL हो जाएगा यहाँ पे।
अब इस आइडियल करंट एलिमेंट की वजह से हम इस पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे। यहाँ से हमने डिस्टेंस r ले ली, जो हमने डिस्टेंस वहाँ पे लिया था बायो-सावर्ट्स लॉ में, वही डिस्टेंस यहाँ पे r है, ठीक है। वो डिस्टेंस यहाँ पे r हो गई। अब देखो ये हमारे पास जो इस वायर है वो एक फाइनाइट वायर है, मतलब हमको इसकी लेंथ पता है कितनी लेंथ है और कितनी दूर तक है ये पता है। तो जो सबके इसका टॉप पॉइंट है, यहाँ ख़त्म हो रहा टॉप में, वहाँ से लेके और इस पॉइंट की तक जोड़ देंगे, और सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ जहाँ पर वायर ख़त्म हो रहा नीचे, वहाँ से लेके और इस पॉइंट पी तक यहाँ पे जोड़ देंगे। तो हमें अब क्या हो जाएगा कि पूरे, अब हम लोग इंटीग्रेशन की वजह से अब रूल को लगा के पूरे वायर की वजह से यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बट उससे पहले जो हमने यहाँ पे एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, तो जितना भी कैलकुलेशन एंगल का होगा, पहला चीज़ कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जितना भी कैलकुलेशन एंगल का होगा वो सारा इसी लाइन के थ्रू ही माना जाएगा, इसीलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है। तो हमने देखो ये जो थीटा एंगल बनाया हुआ है इस आर के लिए, आर वेक्टर के लिए, वो भी इसी परपेंडिकुलर लाइन के तो बनाया हुआ है। उसके बाद जो हमने यहाँ से एक लाइन ज्वाइन की है, उसके लिए हमने माना कि वो किसी एंगल φ2 पे ज्वाइंट है। देखो उस φ2 एंगल का भी हमने यहाँ से इसी परपेंडिकुलर लाइन से ही लिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमने जो अप साइड है उसको भी हमने परपेंडिकुलर लाइन से ही उसका एंगल डिसाइड किया, जैसे φ1 लिया हुआ है। जो भी एंगल का डिसीजन होगा वो आप इसी लाइन के थ्रू करोगे। तो ये आपका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो को याद होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि किसी भी आप ये 90 डिग्री नहीं है फिर भी आपने एंगल को वहीं डिसाइड कर लिया तो आपको तुरंत क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑलवेज आपको परपेंडिकुलर लाइन से ही सारे एंगल का डिसीजन लेना है, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, तो स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू आएगी, तो हम लोगों को पता है कि बायो-सावर्ट्स लॉ क्या होता है, तो वही हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। उससे पहले देखो यहाँ पे थीटा एंगल लिया है, यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो बाकी बचा एंगल कितना, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, मतलब जो हम लोग वहाँ पीछे अभी थीटा मान के चल रहे थे बायो-सावर्ट्स लॉ में, वो यहाँ पे हम लोग 90 माइनस थीटा है यहाँ पे, क्योंकि हमने थीटा को यहाँ मान लिया है, ठीक है। तो dB इज इक्वल टू μ0/4 आई डी एल साइन, वहाँ पे साइन थीटा था, तो बस थीटा यहाँ पे, थीटा की जगह पे यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया अपॉन r स्क्वायर हो गया। तो सिंपल सा बायो-सावर्ट्स लॉ यूज़ कर दिया। उसके बाद ये तो हो गया करंट एलिमेंट की वजह से फील्ड, बट हमें करंट एलिमेंट की वजह से नहीं चाहिए, हमें पूरे फुल वायर की फील्ड चाहिए। तो फुल वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कहाँ से कहाँ करेंगे हम लोग इसको, -φ2 से +φ1 तक, मतलब हमको यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम लोग उसको एंगल के बेसिस पे इंटीग्रेट करेंगे। तो -φ2 से लेके और +φ1 तक, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, -φ2 से लेके +φ1 μ0/4 आई डी एल कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। एक क्वेश्चन और अराइज माइंड में हो सकता है आपके कि हमने इसको माइनस में क्यों लिया, इसको प्लस में क्यों लिया। तो इसका रीज़न ये है कि हमने जो यहाँ पे एक लाइन जो माना है रेफरेंस लाइन, इस रेफरेंस लाइन के नीचे जो भी एंगल होंगे उनको हम लोग माइनस ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट नीचे आ गया तो माइनस साइन हो गया, और ऊपर जो साइन रहेगा वो हमारा पॉजिटिव साइन लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए -φ2 से +φ1 हो गया। तो आइडियल, और ये साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा हो गया अपॉन r स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये तो खैर कांस्टेंट है हमारे पास μ0/4 यहाँ पे भी साथ साथ चलता रहेगा ये भी। तो आई, अब यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन तो करेंगे, बट इंटीग्रेशन करने से पहले हमें ये देखना है कि देखो एक तो यहाँ पे ये डीएल एलिमेंट है, ठीक है, बट यहाँ पे लेंथ का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम जो है लेंथ के टर्म में कोई इंटीग्रेशन करें, और वैसे भी हमको एंगल के टर्म में इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि हमें एंगल की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो एंगल में के टर्म में इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इस डीएल वाले वेक्टर को भी एंगल के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, इस ट्रायंगल में देखते हैं, ये जो ट्रायंगल बना रखा है इसको मान लेते हैं ये ओ मान लेते हैं, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं। तो ये हमारे पास ए ओ पी जो एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस इन ट्रायंगल ए ओ पी, तो इस ए ओ पी ट्रायंगल में तो कॉस थीटा इज इक्वल टू a/r हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास, ये a है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, r है, तो a/r, कॉस थीटा इज इक्वल टू a/r हो गया। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/cos थीटा हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/cos थीटा।
तो आर की वैल्यू को हमने ए अपॉन कॉस थीटा रख दिया, तो आर का स्क्वायर था इसलिए ए का स्क्वायर मतलब ए अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं डीएल के लिए क्या करना है। तो डीएल के लिए देखें यहाँ पे कि यहाँ से tan थीटा निकालते हैं, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास है, ये एल है, परपेंडिकुलर एल है, और बेस क्या हमारे पास है, वो ए है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एल अपॉन, तो tan थीटा इज इक्वल टू एल बाई ए हो गया, तो एल इज इक्वल टू ए tan थीटा हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू ए tan थीटा हो गया। अब आप इसको इस वाले इक्वेशन को डी एल बाई डी थीटा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मतलब थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी एल अपॉन डी थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट फिक्स डिस्टेंस है ये, ए कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, और डी अपॉन डी थीटा ऑफ tan थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, फॉर्मूला होता है। तो डी एल, और ये डी थीटा को हमने उधर भेज दिया, तो ये डी थीटा आपका पहले इसी नीचे था, जो कि बात है हमने उधर भेज दिया, तो डी एल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। तो डी एल की वैल्यू को देखो हमने थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो डी एल वैल्यू उठा के हम पुट कर देंगे, तो डी एल की वैल्यू को हमने यहाँ पे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रख दिया यहाँ पे, और कॉस्ट हमारा पहले से था तो वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगी, करंट कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगी, ए जो डिस्टेंस हमारे पास परपेंडिकुलर वो बाहर निकल जाएगी, -5 से +5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अगर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि कट जाएंगे, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो वो कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर, तो एक ए कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे नीचे एक ए आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बचेगा कॉस थीटा बचेगा और डी थीटा बचेगा, तो कॉस थीटा और डी थीटा हो गया यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन हो जाता है, साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट साइन φ1 माइनस लोअर लिमिट साइन -φ2, क्योंकि माइनस में लगा हुआ है, तो साइन की साइन माइनस थीटा जो होता है, जो साइन की माइनस वैल्यू माइनस देते हैं बाहर, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस इसका और माइनस ये, तो प्लस साइन, तो प्लस साइन φ2 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये हमारे पास टोटल फील्ड निकल के आ गई बिकॉज ऑफ द होल लेंथ, मतलब कि पूरे वायर की वजह से कितनी फील्ड होगी वो यहाँ पे हमको निकल के आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एंगल्स भी पता लग गए हैं। ठीक है, अब एंगल, अब आपका ये वायर कितना भी आपका कैसा भी हो, तो यहाँ से हम लोग एंगल के बेसिस पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कि टोटल फील्ड कितनी निकल के आएगी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अब इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन दिया कि एक हमारे पास वायर है। ठीक है, अब ये वायर जो है सिर्फ इतना यहाँ तक है, इसकी लेंथ हमने एल ले ली, इसमें कोई करंट आई फ्लो कर रही है। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस है ये यहाँ से, ठीक है, वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस पी पॉइंट पे क्या होगी ये पता करना है हमको यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है कि जो एंगल है कि अगर हम यहाँ से अगर कोई जो एंगल लेते हैं यहाँ तक, तो वो 5 की यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल, क्योंकि सेम अलोंग द लाइन है पॉइंट भी। और अगर इस तो एक वायर के इस पॉइंट से एंगल लेते हैं, एक वायर के एक पॉइंट से लेते हैं, तो अगर इस पॉइंट से भी एंगल लेंगे तो यहाँ पर अगर ज्वाइन करेंगे तब भी वो 0 हो रहा है, और इस पॉइंट से लेंगे तब भी वो 0, मतलब दोनों एंगल 0 हो रहे हैं यहाँ पे, दोनों एंगल यहाँ पे 0 हो रहे हैं। तो अगर हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 0 हो जाता है, तो मतलब टोटल जो फील्ड निकल के आएगी वो b इज इक्वल टू 0 आएगी, मतलब अलॉन्ग द लाइन जो फील्ड निकल के आती है वो 0 आती है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन हैं, और ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपके, जैसे कि ये हमने एक वायर लिया है, इसमें इसकी वायर की लेंथ यहाँ से स्टार्ट हुई है और सिर्फ यहीं तक है। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। और उसके बाद ये पॉइंट आपको P, जहाँ पे आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, और यहाँ से आपको एक डिस्टेंस दे रखी है, जो मैंने ये रेड कलर से बना रखा साइन। ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखी है, ये आपका 30 डिग्री है, और ये आपका एक परपेंडिकुलर लाइन है।
तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पे। सब कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये ए है, ये डी है, क्या है। ऐसे आपका क्वेश्चन ये है कि आपको ये वायर है सिर्फ, और ये वायर एक तरफ मतलब इस तरफ फाइनाइट है और इस तरफ आपका इन्फिनाइट है, मतलब एक तरफ फाइनाइट है, एक तरफ आपका इन्फिनाइट है, मतलब बहुत दूर चला गया है। तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिएगा और फिर इसका सोल्यूशन जो है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।